हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने ये पूरा जो चैप्टर है सॉल्यूशंस वो कवर कर लिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसे कंटिन्यू देख रहे हैं। ना ही केवल गुजराती मीडियम बट इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं। तो फॉर देयर डेडिकेशन ये पूरा जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पूरा चैप्टर ब्रीफ में सारे फॉर्मूलाज कवर करने वाले हैं उसको पूरा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही लेंगे ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। और ये जो पूरा ब्रीफ चैप्टर है उसको जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम कोई फॉर्मूला में आती है तो उसके लिए आप ये यूज कर सके, इसलिए भी इस लेक्चर को हम हिंदी एंड इंग्लिश में लेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों को ये बेनिफिशियल रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है तो पहले से लेके अब तक जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे हैं राइट उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और उसको हम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फॉर्मूलाज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेंट्रेशन। आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेंट्रेशन में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो दो पार्ट में से पहला पार्ट था टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स में पहला यूनिट था मोलारिटी। तो स्टार्ट करते हैं, पहला फॉर्मूला लिखते हैं मोलारिटी। जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा कि हम जो सॉल्यूट है सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 फॉर द सॉल्यूट एंड दी 1 फॉर द सॉल्वेंट। ये हमारा कॉमन एक नोटेशन है जिसमें हम हर फॉर्मूला में हम ये यूज करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है वो याद रख ले, राइट, हम ये यूज करने वाले हैं। तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली। तो फॉर्मूला ऐसा था W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। राइट, ये कंफ्यूजन ना हो कि ये लीटर में है या फिर ml में, इसलिए हम ब्रैकेट में ml लिख देते हैं। राइट, और जब भी हम यहाँ पर 1 या 2 नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो ये W2 है, एक फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये W2 मींस वेट ऑफ द टू मतलब सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट। एंड जो M2 है इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द टू मींस द सॉल्यूट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और V यहाँ पर 1 2 कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये है सॉल्यूशन का। फाइन, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने उसमें लिखा था वो था नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था और नॉर्मालिटी का फाइनल फॉर्मूला हमने ऐसे ये निकाला था कि W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू V इन ml। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है वो भी याद करके लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे EQ इज इक्वल टू, अब एसिड के लिए, बेस के लिए और उसके लिए अलग अलग हमने निकाला था तो उनको कॉमन ऐसे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय, अब एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी होती है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं B। अब B को आपको समझना है बेसिसिटी ऑफ द एसिड, राइट। वो क्या होता है वो लेक्चर में हमने जब ये किया था तो ये क्या हमने लिखा था। और इफ इट इज अ बेस तो बेस का होता है एसिडिटी, तो एसिडिटी मींस A। और ऐसा भी लिखा था फॉर द मेटल्स वी कैन रिप्रेजेंट बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर हम लिख देते हैं OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो आप M2 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी करिए या फिर एसिडिटी करिए या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। और भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो हमने नॉर्मालिटी जिस लेक्चर में कवर किया था उसमें हमने और भी एक्सप्लेन किया है। बाद में हम लिखा था फॉर्मूला वो था फॉर्मालिटी, राइट। फॉर्मालिटी को हम F से रिप्रेजेंट करते थे, सेम ऐसा इक्वेशन था उसका भी फॉर्मूला। तो उसमें हमने लिखा था फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट को WF या फिर FW आपको जो लिखना है V इन द M। सेम हमने जो फॉर्मूला वेट है तो उसमें भी हमने कुछ कॉमन फैक्टर निकाला था, तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी कॉमन फैक्टर है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें फॉर्मूला वेट मिल जाएगा। तो ये था फॉर्मूलाटी। बाद में हमने फोर्थ लिखा था वो था परसेंटेज V बाई V, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे तो इजी है तो इसको हमने लिखा था V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2।
this V1 plus V2 is the volume of the solution because सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के वॉल्यूम को जब आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूशन का होगा। तो ये V1 और V1 प्लस V2 रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। और ये जो V2 है रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इनटू 100, बट इन सबको आपको किसमें लेना है, ml में, राइट। जो फिफ्थ फॉर्मूला था वो फिफ्थ फॉर्मूला था परसेंटेज W बाई V, और परसेंटेज W बाई V को भी हमने ऐसे लिखा था, इट इज अ W2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू 100। यहाँ पर जो W2 है उसको आपको ग्राम में लिखना है और V1 प्लस V2 है उसको आपको ml में रखना है। तो ये फॉर्मूला था टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स में। उसमें एक लास्ट यूनिट था और वो था ppm। अब ppm का जो कॉमन फॉर्मूला है कि हमारे पास जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसका मतलब इतना जो टोटल पार्ट्स है उसमें से इतना पार्ट इस सॉल्यूट का है, तो 1 मिलियन में से कितना। तो ऐसे करेंगे तो इसका कॉमन फॉर्मूला ppm का तो बनता है इस तरह से, ppm इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इंटू 10⁶। बट जो हमें फॉर्मूला याद रखना है तो यहां पर वेट पर वॉल्यूम ppm को हमें याद रखना है। वेट पर वॉल्यूम ppm है तो उसका फॉर्मूला हम याद रखेंगे मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द सॉल्यूट का वेट लेना है इन द मिलीग्राम एंड दी जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है इन द लीटर। तो ये वेट पर वॉल्यूम ppm हम इससे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये ppm है, ये कॉमन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, फाइन। तो ये फॉर्मूलाज है टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स के। हम फॉर्मूला लिख देते हैं सेम फॉर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हमने देख ली। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स में, और अब तक हमने 6 फॉर्मूला लिख ले हैं। ये है 7th फॉर्मूला ऑफ द मोलालिटी फर्स्ट इन द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल m से, तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा था W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है पूरे यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन में जो पर सॉल्वेंट मेजर किया जाता है, केवल अकेला जिसमें पर सॉल्वेंट हम मेजर करते हैं, बाकी सब में पर सॉल्यूशन मेजर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो W1 है वेट ऑफ द सॉल्वेंट है वो ग्राम में आएगा, वेयर एज W2 एंड W1 बोथ आर इन द ग्राम। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें था वो था मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा x2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसका मतलब है कि आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप उसके मोल को ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर में आप पूरा जो टोटल नंबर ऑफ द मोल्स है वो रखेंगे, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल सकता है, राइट। चलो, तो हमने यहाँ पर एक और चीज नोट की थी कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इसका जो टोटल मोल है वो होता है 1। ये एक और चीज भी हम याद रखेंगे एज अ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला था परसेंटेज W बाई W, तो उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, वो था W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। तो ये था फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज W बाई W, जिसमें W2 एंड W1 प्लस W2 बोथ आर इन द ग्राम, राइट। चलो लास्ट में हमने उसमें फॉर्मूला देखा था ppm वहां पर भी था, यहाँ पर भी है इंडिपेंडेंट में। ये वेट पर ppm है, तो इसमें हम केवल वेट की बात करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूला से आप वेट ppm को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला थे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स के। तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन और उसके फॉर्मूला हुए खत्म। अब हम चैप्टर में जो आगे फॉर्मूलाज है उसकी बात करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ नेक्स्ट आता है। तो हेनरीज लॉ क्या था वो लिख देते हैं।
हेनरीज लॉ में हमने लिखा था 7, 8, 9, 10, 11th फॉर्मूला, राइट। हेनरीज लॉ में हमने लिखा था कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और उससे जो वेपर प्रेशर होता है, तो उसका हमने फाइंड किया था कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो ये जो P है वो था वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये KH था जिसको हमने बोला था हेनरीज कांस्टेंट, एंड जो X है उसको हमने बोला था मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस। जो डिसॉल्व हो चुका है उस गैस का मोल फ्रैक्शन है, और इसी को हमने लिखा था सॉल्युबिलिटी। तो ये है सॉल्युबिलिटी और डिसॉल्व्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हेनरीज लॉ। तो ये हमने बात करी हेनरीज लॉ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, अब राउल्ट्स लॉ हमने किस पर मेजर किया था वो भी लिख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ हमने मेजर किया था फॉर द वॉलेटाइल लिक्विड इन द वॉलेटाइल लिक्विड। इट मींस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमने ये मेजर किया था, तो वो हम लिख लेते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इट मींस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट शुड बी वॉलेटाइल। तो ये दोनों ही वॉलेटाइल है, तब जो राउल्ट्स लॉ है। और उसमें हमने जो वेपर प्रेशर मेजर किया था, वो वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन फॉर्मूला ऐसा था, वेपर प्रेशर। तो उसमें हमने लिखा था P टोटल इज इक्वल टू, ऐसा लिखा था P1 प्लस P2, राइट। P1 प्लस P2, इट मीन्स द टोटल प्रेशर इज द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर बाय द ईच लिक्विड, राइट। तो ये P1 प्लस P2 था। तो इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आया था P1 0 x1 प्लस P2 0 x2। तो ये P टोटल का फॉर्मूला है फॉर द राउल्ट्स लॉ, वो भी हम याद रखेंगे, राइट। तो राउल्ट्स लॉ में आगे भी एक फॉर्मूला था जो भी हमें याद रखना है, तो वो भी लिख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ में आगे हमने कहा था कि X जो है यहां पर, X इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। जो डिसॉल्व हो चुका है, राइट, या फिर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम X से डिनोट करेंगे। और दूसरा जो Y है, एक Y से भी फॉर्मूला हमने लिखा था, तो जो Y है इज अ मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। अब कभी कभी क्वेश्चन में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर ऐसा पूछते हैं फाइंड दी मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट, तो वहां पर आपको फाइंड करना है Y। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं। तो ये है P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल फॉर दी फर्स्ट मोल फ्रैक्शन इन द वेपर, जो फर्स्ट लिक्विड है उसके लिए। एंड P2 के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। ये P1 क्या है, P1 एंड P2 इज दिस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, एंड दी Y1 इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट, एंड द P टोटल इन दोनों का समेशन, राइट। तो ये हमें याद रखना है इन द राउल्ट्स लॉ। तो ये 12th फॉर्मूला है ऑफ द राउल्ट्स लॉ। यहां पर हमने खत्म किया राउल्ट्स लॉ। अब हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड फाइंड करेंगे।
सपोज हमने किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो उसके लिए वेपर प्रेशर क्या बनना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, किसी सॉलिड। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब पहला राउल्स लॉ लिखा था तो उसमें दोनों ही क्या थे, वेपरियस थे, दोनों वॉलेटाइल थे। बट यहां पर द सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल वेयर लिक्विड इज अ वॉलेटाइल। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेपर सॉलिड इन लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड, तो वो वेपरियस है, वॉलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर होगा। और वो इससे हम लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1, राइट। वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस, राइट। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड इन लिक्विड। पहले जो राउल्स लॉ का लिखा था वो लिक्विड इन लिक्विड था, फाइन, ओके। तो यहां पर राउल्स लॉ खत्म होता है। अब आगे जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम इंडिविजुअल एक एक का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो फॉर माय गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स द्राव्य संख्यात्मक गुणधर्म, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा था वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर माय गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, बाष्प दबाणમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો। तो इसको हमने कैसे लिखा था, इसको हमने लिखा था P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू x2। अब आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो तो x2 का ही रखना है, राइट। बट इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाई N1, राइट। क्योंकि आपने यहाँ पर N2 को अवॉइड किया है, राइट। हर बार नहीं करना है, आपको याद तो यही रखना है, बट आप ये भी कर सकते हैं, फाइन। तो ये है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, और वो था एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चलो, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर उत्कलन बिंदु उन्नयन, उत्कलन बिंदु उन्नयन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से, राइट, डेल्टा टी बी। तो अब इसको लिखा कैसे था, आपको याद हो तो हमने इसको लिखा था पहले कि ये था टी बी माइनस टी बी जीरो, राइट, टी बी जीरो। ये क्या था, इट इज अ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन and it is a boiling temperature of the pure solvent। जो प्योर सॉल्वेंट था उसका ये था, और उसके बाद जो एलिवेशन होके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ था वो ये था, राइट। अब इसका फॉर्मूला हमने ऐसा लिखा था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेर के बी इज इक्वल टू मोलर elevation constant, molar elevation constant, and the m represents for the molality of the solute in the solution, fine। चलो आगे एक और फॉर्मूला था ऑफ द Kb, राइट। Kb का और फॉर्मूला था, और Kb ऐसा था कि आप ऐसा लिख सकते हैं R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H, राइट। तो आप ये भी कह देते कि ये R है, इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, M1 is a molecular weight of the one means solvent। तो solvent का molecular weight, TB is a boiling point of the pure solvent। आपको pure solvent का यहाँ पर 1000 डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी चेंज लिखा था फॉर द वेपराइजेशन, ये लिखना है, फाइन। जनरली ये गिवन होता है, उसकी बेसिस पर आपको Kb फाइंड करना होता है,
राइट। तो ये है Kb की वैल्यू, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा था एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। 16 फॉर्मूला था, इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम इसमें भी हमने पहले लिखा था, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, तो ये था TF0 माइनस TF, राइट। यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होगा, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, राइट। तो उसको आगे लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था कि डेल्टा TF इज इक्वल टू Kf into M, where Kf is a molar depression constant and M is a molality of the solute in the solution। तो इसमें भी Kf का फॉर्मूला था, तो सेम इज Kb के फॉर्मूला जैसा ही था, केवल चेंज इतना था कि उसमें जो एंथैल्पी था वो अलग था। तो इसका फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। तो ये था TF स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा ऑफ फ्यूजन ऑफ H, राइट। डेल्टा ऑफ फ्यूजन ऑफ H, जो एंथैल्पी है वो अलग है, बाकी सेम है इस फॉर्मूला। तो ये है थर्ड कलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट कलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर और दी अभिसरण दबाण, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, तो उसके भी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट किया था बाय पाई, एंड उसका फॉर्मूला था इज इक्वल टू CRT, वेयर C क्या था, C इज अ मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V इन ml इंटू RT, राइट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इन सब में अब हमने यहाँ पर M को और इसको इलोबरेट करके M2 को सब्जेक्ट नहीं बनाया, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूलाज दिए हैं उसमें हर एक में M2 को सब्जेक्ट बना के आपको फॉर्मूला दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फाइंड करना है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आप क्या करेंगे, M2 को सब्जेक्ट बना लीजिए, राइट। तो उसके सेपरेट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, हमें इतना याद रखना है। ओके, चल नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लास्ट खत्म हो गया। तो उसके बाद हमारे पास है वांट ऑफ फैक्टर, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई फॉर्मूलाज जो हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे हाउ टू फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर आई। तो वांट ऑफ फैक्टर, अब वांट ऑफ फैक्टर आई जो है हम कलिगेटिव प्रॉपर्टीज से फाइंड करेंगे। कैसे? तो कि कलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी है, अब आपको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस सभी फॉर्मूला में आगे आई रख देंगे। कैसे? तो हमने लिखा था पहला फॉर्मूला P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू X2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो उसमें आपको वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो आप आगे रख दीजिए आई। सेम आपको डेल्टा टीबी या फिर डेल्टा टीएफ में फाइंड करना है तो उसमें भी आगे क्या रख देंगे, आई। तो ये बन जाएगा केबी इंटू एम, तो आप इससे आई फाइंड कर सकते हैं। सेम डेल्टा टीएफ में भी फाइंड कर सकते हैं, एंड सेम आप ऑस्मोटिक प्रेशर में भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप आई फाइंड करेंगे तो इट इज वेरी इजी, वरना आपको इसके सिवा करेंगे तो आपको वो एबनॉर्मल नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, दो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा। बट एक्सरसाइज में भी ये फॉर्मूला यूज करके आपने आई निकाला तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं फाइंड। तो ये हम आई इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ओके, चल। तो कई बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर आपने दो ऐसे क्वेश्चन लिखे, कहां पर आई वाला यूज करना है और कहां पर आई के बिना बगैर का यूज करना है। तो एक कॉमन ट्रिक है, याद रखो, जब भी एक्सरसाइज या फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आपको लिखा, पहला हो वांट ऑफ फैक्टर या फिर ऐसा लिखा हो कि डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन
डिसोसिएशन फ्रैक्शन, एसोसिएशन फ्रैक्शन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन में मिले तो आप समझ जाइए कि आपको आई वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है वर्ड तो आप डायरेक्टली ऐसा कॉमन जो फॉर्मूला है वो यूज करिए। फाइन, ओके। अब जो फॉर्मूलाज हम लिखने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक में नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है डिसोसिएशन फ्रैक्शन एंड एसोसिएशन फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज। तो लिखते हैं हम डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो पहला हम लिखते हैं डिसोसिएशन फ्रैक्शन, या फिर इसको हम फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, डिसोसिएशन फ्रैक्शन। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर माय गुजराती मीडियम स्टूडेंट, डिसोसिएशन फ्रैक्शन मीन्स वियोजन अंश, वियोजन अंश अल्फा। तो हम अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होगा i-1 डिवाइडेड बाई n-1। आई क्या है? आई इज अ वांट ऑफ फैक्टर जो आप निकालेंगे इन सब फॉर्मूला से। एन क्या है? एन फाइंड करने के लिए हमने वांट ऑफ फैक्टर वाले लेक्चर में, पूरा लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी नंबर ऑफ द आयंस अलग हो रहे हैं वो डिसोसिएशन में एन है। जैसे कि NaCl ले लिया तो NaCl में कितने आयंस अलग हुए हैं? 2। तो वो 2 क्या है? इट इज अ n। सेम MgCl2 है तो कितने आयंस अलग होंगे? एक Mg प्लस 2 एंड 2 Cl माइनस, तो 3, राइट। लाइकवाइज हमने पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, यहां ज्यादा नहीं करेंगे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये I एंड N। सेम हम एसोसिएशन फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसोसिएशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला एसोसिएशन फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस आई अपॉन n-1 इंटू n, राइट। और लास्ट जो फॉर्मूला है ऑफ द चैप्टर इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट और द एसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो हम फाइंड करेंगे, और वो हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम चैप्टर में फाइंड किया होगा। सेम वैसा फॉर्मूला है एंड इट इज अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। Alpha is the dissociation or the association constant and the C is the concentration of the solution. Fine. तो ये सारे फॉर्मूलाज है जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं, राइट। तो यहां तक के सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।